Good evening, guys. Good evening. Welcome. Am I audible? Am I audible and visible to all of you? Good evening. Good evening. Welcome. Okay, great. चलिए. So, last major exam tomorrow. Z कैट के बाद आई थिंक कैट के बाद सबसे मेजर एग्जाम जो हमारा है अब वो है जेट. नाउ मेनी थिंग्स डिपेंड्स कि जेट कैसा जाता है. काफी लोग वेट कर रहे हैं अगर हमारा जेट अच्छा गया तो हम टेस्ट भरेंगे नहीं भरेंगे, एसआरसीसी भरेंगे नहीं भरेंगे, आगे पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा. तो कोशिश करो कि आगे ना पढ़ना पड़े और हमारा यहीं पे आई थिंक काम हो जाए बढ़िया से. जेड बढ़िया से देके विल छुट्टी के भैया पढ़ाई खत्म हो गया, पढ़ाई नहीं करनी है. गुड इवनिंग. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. जल्दी से नोटिफिकेशन देखते हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस सेशन. व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन डू अ गुड जॉब इन दिस पेपर. तो लेट्स स्टार्ट. एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्विकली एंड देन विल डू. तो ये बैच गाइस, बैच शुरू हो रहा है 0 to Zenith. कैट 23 का बैच है. जनवरी 5 से शुरू हो चुका है. तो जो भी आपके जूनियर हैं, नोन है, आप उनको बता सकते हो इस बैच के बारे में. कैट 23 का बैच है. तो दिस इज अ बैच विच यू कैन लुक फॉर. एंड अदर थिंग इज द स्कॉलरशिप टेस्ट. अनअकैडमी कैट 23 का स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है जिसमें 100% स्कॉलरशिप मिलेगी टॉप रैंकर को, टॉप 5, 6 to 25 50% एंड सो ऑन. तो इसके बारे में भी आप बता सकते हो. 15 जनवरी को होगा 12 से 1 घंटे का है. गेमीफाइड फॉर्मेट में है. तो इसके बारे में भी आप अपने जूनियर या नोन को बता सकते हो, दोज हु वांट टू टेक इट कैट 23 कोर्स और कोई भी कोर्स इनफैक्ट. चलिए, तो ये थे दो नोटिफिकेशन बस. जेड का आपको पैटर्न चेंज समझ में आ गया गाइस? क्या पैटर्न चेंज हुआ है? कल ही नोटिफिकेशन आया कि नाउ देयर आर 175 मिनट इंस्टेड ऑफ 165 मिनट. नाउ वी हैव 10 मिनट एक्स्ट्रा. एंड पार्ट टू तो अभी मैं बताऊंगा पार्ट टू क्या है. पार्ट 3 हमारे पास, और ये एक क्वेश्चन बढ़ गया. दिस इज वन क्वेश्चन का इंक्रीज हियर एंड 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया आपको. एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले बेसिकली. जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन एंड ऐसे मिलेंगे आपको 30 मिनट. 1 out of 3. ये बहुत बढ़िया चीज कर दी जेट ने कि बता दिया कि भैया 3 ऐसे आएंगे, 3 चॉइस आएंगी, 3 में से यू कैन जस्ट आंसर एनी वन ऑफ देम. तो ये काफी रिलीफ है काफी लोगों के लिए. तो जिनको थोड़ा मुश्किल लगता है कि यार एक ही टॉपिक आया, समझ में नहीं आया, तो कैसे लिखेंगे? जैसे 2021 में हुआ था आई थिंक, या 19 में हुआ था, क्योंकि 21 में तो हुआ ही नहीं था ऐसे. तो 19 में ये हो कि जो जिंगोइज्म जो टर्म आ गई थी वो पता ही नहीं था काफी लोगों को ये होती क्या है जिंगोइज्म. काफी लोग फंबल कर गए इसमें. तो अदरवाइज अब उन्होंने चॉइस दे दी कि भैया 3 ऐसे हैं, 3 में से कोई एक ले सकते हो. तो काफी हेल्प हो गई आपकी. पैटर्न सबको पता है, 175 मिनट है, ये सबको पता है. तो ऑलमोस्ट 3 आवर का पेपर है गाइस. आदत अगर नहीं है आपको बैठने की तो थोड़ा सा आज भी आपके पास टाइम है. अभी एक मॉक अभी भी आप दे सकते हो. 3 घंटे बैठने की आदत डालनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या चेंजेस है? चेंजेस हमें देखे कि एक तो डिसीजन मेकिंग में 22 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐड हो गया है. पार्ट 2 ऐड हो गया है. पार्ट 2 है 5 मिनट एक्स्ट्रा कीबोर्ड टेस्टिंग के. और गाइज हमेशा याद रखो, ये जो भी ये 5 मिनट मिले हैं ना आपको, ये आपके लिए इट विल वर्क एज ए ब्रेक बिटवीन 2 सेक्शन. क्योंकि कीबोर्ड की टेस्टिंग में आपको कितना ही टाइम लगेगा खुद सोचो. कीबोर्ड की टेस्टिंग में हार्डली इट विल टेक 5 सेकंड, 10 सेकंड. यू हैव टू जस्ट चेक कि काम कर रहा है नहीं कर रहा. अगर नहीं कर रहा होगा तो आपको यू कैन जस्ट कम्युनिकेट. वहां पे जो इन्विजिलेटर होंगे आप उनको बता सकते हो कि मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, फंक्शनल नहीं है. बिकॉज बिफोर ऐसे राइटिंग योर कीबोर्ड इज नॉट नीडेड. तो बिकॉज you have to write an essay, that's why the keyboard testing has been introduced and treated as a break. मैं यही बोल रहा हूँ, इसको यूटिलाइज करो. every break is meant for any purpose. that break, ये 5 मिनट का जो आपको ब्रेक मिला है, इसका कोई पर्पस होना चाहिए. यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो. आप हो सकता है लू ब्रेक के लिए जा सकते हो, वाटर ब्रेक के लिए जा सकते हो. तो जो भी आप 5 मिनट में बेस्ट कर सकते हो उसको यूटिलाइज करो. वेस्ट मत करो इस 5 मिनट को भी.
ये नहीं कि बस बैठ गए ऐसे सिर रख के, उसका कोई फायदा नहीं है। इस 5 मिनट को ढंग से अपने आप को री एनर्जाइज करो, क्योंकि आप थक चुके होगे 3 घंटे बाद। फिर से आपको आधे घंटे और लगाना है, तो जो आपका इम्पैक्ट है ऐसे में और जीके में वो दिखना चाहिए इसमें बढ़िया से। हाँ बिल्कुल होता है, आई थिंक ज्यादा अलाउड होता है 3 घंटे के पेपर में, आई थिंक जाने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक जाने देंगे, ऐसा कोई होता नहीं है, बीच में भी जा सकते हो। जनरली लोग जाते नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, लेकिन क्योंकि आपके पास 5 मिनट है अवेलेबल, तो यू कैन यूज दैट टाइम अगर अवेलेबल है तो। अब जबरदस्ती तो नहीं जाओगे ऑब्वियसली, अगर जाने देंगे तभी जाओगे, लड़के तो नहीं जाओगे ना, कैसे नहीं जाने देगा, मेरे को तो जाना ही जाना है। तो अगर वो अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो देयर, अदरवाइज मना नहीं करेंगे ना, इस काम के लिए मना थोड़ी ना कर सकते हैं, दे कैन नॉट होल्ड इट, राइट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये कीबोर्ड की टेस्टिंग कर लेना ढंग से, यूज करना है इसको। एंड जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन है ही, 30 मिनट हो गए हैं, और 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 आउट ऑफ 3 ऐसे आप लिख सकते हो। One of the three essays, argument and develop a coherent essay. The essay should not exceed 300 words. तो 300 वर्ड्स तो आप वैसे ही मुश्किल है लिखना, जितना लिख पाओ मैक्सिमम उतना अच्छे से लिखना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल ये चीजें ध्यान रखनी है, मैंने ये सेशन इसलिए रखा है आपको कि आपको ये सब चीजें छोटी छोटी जो है ध्यान रखनी है। इस 5 मिनट को भी यूटिलाइज करना है, ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, तो इसको यूटिलाइज करो ढंग से। 3 पार्ट है आपके पास, तो पहला पार्ट अच्छा करो, फिर ब्रेक लो, फिर अगला पार्ट और अच्छे से करो। जीके का मैं बताऊंगा थोड़ा सा। जीके में वैसे देखो, जीके में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है गाइस, ऑल द क्वेश्चन नीड्स टू बी अटेम्प्टेड, ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए गाइस, यू नीड टू मार्क ऑल द क्वेश्चन। और जीके का जनरली देखो, इट इज डेटा इज नॉट अवेलेबल कि एक्चुअली कितने पे जाता है, किसी के पास डेटा अवेलेबल नहीं है, डेटा एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है, कट ऑफ कितना जाता है। नेगेटिव मत करके आना, जीरो मत लेके आना, बस इतना है। नेगेटिव मत लेके आना, जीरो मत लेके आना, 3 4 5 6 जितने भी हो, 5 से 6 तुम्हारा अगर अटेम्प्ट है 25 में से सही कर दिए 5 से 6, तो डेफिनेटली कट ऑफ आराम से क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा जिसका जीके की वजह से कॉल ना आया हो। मैंने आज तक कोई नहीं देखा कि जिसको एक्सेल का कॉल आया उसको जीके का कॉल, जीके की वजह से उसका रह गया हो, कट ऑफ क्लियर हो और जीके की वजह से रह गया हो, मैंने नहीं देखा अभी तक। तो आप नेगेटिव और जीरो मत लेके आना, बाकी चलेगा सब, ठीक है। तो 5 to 6 अगर आप कराओगे तो इट्स मोर देन। नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, नो नेगेटिव, जीके में नो नेगेटिव गाइस। तुम लोग इतने पेपर दे चुके हो, मॉक दे चुके हो, तुम लोगों को ये नहीं पता अभी, जीके में देयर इज नो नेगेटिव गाइस। हाँ बिल्कुल, इसमें छोड़ना नहीं है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीके में आपको कंपलसरी है कि आप ऑल द क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, एक भी नहीं छोड़ना। नहीं, कॉल एक्सेल का तभी आएगा जब आपका जीके क्लियर होगा, अदरवाइज आपको हाँ बिल्कुल, अगर आपको जीके का कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तो आपको एक्सेल का कॉल नहीं आएगा। तो ये वाला कॉल तभी आएगा एक्सेल का जब आपका जीके क्लियर होगा, बाकी इंस्टीट्यूट से आ जाएगा, बाकी इंस्टीट्यूट का आपको जीके का कोई लेना देना नहीं है। चलिए, मार्किंग आप सब लोगों को पता ही है, 1 + 0.25 नेगेटिव। यूनिक फीचर जो है हमारा कि भैया 75 में से अगर हमने 8 अनअटेम्प्ट छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जब हम जितने भी अनअटेम्प्ट छोड़ेंगे उसके लिए हमारे पास -0.1 होंगे। तो जैसे मैंने आपको उस दिन समझाया था कि 67 के बाद नेगेटिव जो होंगे वो आपको -0.51 मिलेंगे। तो अच्छा, पहले ये पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। ऐसे इज इवेल्युएटेड ओनली फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पीआई राउंड। तो ये पीआई राउंड में चेक होगा ऐसे, और जीके में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एंड जीके स्कोर आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द फाइनल जेड स्कोर। जीके के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, जीके इज जस्ट अ पासिंग क्राइटेरिया, तो पास होना है बस, मार्क्स ऐड नहीं होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। और ऐसे आपका इवेल्युएट होगा पीआई राउंड के लिए। तो जब आप पीआई राउंड में पहुंचोगे तभी आपका इवेल्युएट होगा, सबका चेक नहीं होगा। तो जो ऐसे है वो सिर्फ सेलेक्टेड लोगों का ही चेक होगा। नाउ ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे गाइस, इम्पैक्ट ऑन ईच सेक्शन, ध्यान से सुनना इस पार्ट को, ये हमने शायद पहले डिस्कस नहीं किया ये बात, ये सुनो जो मैं बोल रहा हूं अभी। ये बताओ, मान लो हमने 45 अटेम्प्ट करे और हमने
22 अनअटेम्प्ट, मतलब 67 की बात कर रहा हूं मैं। वेलकम अप तो 68 हो जाना चाहिए क्योंकि 76 क्वेश्चन हो गए। 76 क्वेश्चन आर देयर। 76 में से आप 8 क्वेश्चन तक तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है अनअटेम्प्ट छोड़ने पे, लेकिन अगर आप 68 में से जितने भी अनअटेम्प्ट छोड़ोगे उसके आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। सुनना मेरी बात ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। तो मान लो आपने 45 अटेम्प्ट किए, ठीक है, या 48 अटेम्प्ट किए, आसान कर देते हैं कैलकुलेशन तुम्हारे लिए। अगर आपने 48 अटेम्प्ट किए, ठीक है, 68 टोटल में से 68 के बाद नेगेटिव मिलेगी, यानी कि 20 के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। मिलेंगे आपको 2 नंबर नेगेटिव। अब इसका जो इंपैक्ट है हर सेक्शन में वो कैसे जाएगा? इसका जो इंपैक्ट है गाइस वो हर सेक्शन में जाएगा, पता है आपको। तो ये 2 नेगेटिव आपके क्यूमुलेटिव में से तो कम होंगे ही होंगे। सुनना भी ध्यान से, ये 2 नेगेटिव आपके क्यूमुलेटिव में से तो कम होंगे ही होंगे, लेकिन मेरे हर सेक्शन पे कैसे अटेम्प्ट डालेगा मैं आपको समझाता हूं। वीएआरसी, डीएम और क्वांट में से कितने कितने कम करेगा उसका इंपैक्ट मैं आपको बताता हूं। वीआरसी में टोटल 26 क्वेश्चन है, डीएम में टोटल 22 क्वेश्चन है और क्वांट में टोटल 28 क्वेश्चन है, राइट। तो ये जो टोटल 2 नेगेटिव हुए हैं आपके, ये जो 2 नेगेटिव हुए ना, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ये होंगे 26 डिवाइडेड बाय 78। टोटल 78, 76, 26 डिवाइड बाय 76 इंटू -2। डीएम में जाएंगे 22 डिवाइड बाय 76 इंटू -2, और क्वांट में जाएंगे 28 बाय 76 इंटू -2। मतलब इनका जो रेशियो है उसमें बटेगा ये -2। जितने क्वेश्चन है उसी रेशियो में आपका वेटेज नेगेटिव हो जाएगा। तो अब सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, हम ये माइंडसेट बना के गए कि यार हम तो वर्बल में सिर्फ कट ऑफ क्लियर करके आ जाएंगे। अगर आप ये माइंडसेट बना के गए हो कि वर्बल में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, वर्बल में सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, सुन लो ध्यान से। ओवरऑल में तो होगा ही होगा यार, ओवरऑल में तो -2 होगा ही होगा, क्यूमुलेटिव तो होगा ही होगा। सेक्शन वाइज कैसे होगा वो समझ में आया? सेक्शन वाइज कैसे होगा वो समझ में आया आप लोगों को? -2, -2, -2 का ब्रेकअप जो भी होगा तीनों सेक्शन में इसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में ये नंबर है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप माइंडसेट बना के गए हो कि वीए में तो मेरे को कट ऑफ ही क्लियर करनी है, राइट। तो आपने मान लो 8-9 क्वेश्चन करे, आप बोल रहे हो ये तो श्योर हो गया मैं 8-9 पे मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी 8-9 पे। लेकिन तुमने ये वाला जो इंपैक्ट है ये तो ध्यान में रखा ही नहीं ना। आपने ये वाला जो अनअटेम्प्ट वाला इंपैक्ट है वो तो ध्यान में रखा ही नहीं। आप बोल रहे हो कि यार मेरी तो 8-9 में कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, और मान लो यहां पे तुम्हारे लगभग 1/3 0.66 मार्क्स नेगेटिव हो गए। 0.66 ही मान लो हर सेक्शन में लगभग बराबर ही है लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो आप 0.66, 0.66, 0.66 जितने भी नेगेटिव छोड़ के आ रहे हो, तो आपको ये वाले जो नेगेटिव है ना ये भी ध्यान रखने हैं कि आपके तीनों सेक्शन में से नेगेटिव हो रहे हैं। आई यू गेटिंग इट? ये वाला पार्ट में जो समझा रहा हूँ गाइस, इंपैक्ट ऑन ईच सेक्शन जो मैं समझा रहा हूँ। तो आपका ये -2 हर सेक्शन में से भी तो कम होगा, तो आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ भी रह सकती है इसकी वजह से। तो आपको इस 0.66 को भी ध्यान रखना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उतना करके आना ताकि ये जो है 0.66 ये भी हमारा मैनेज हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद हमने इससे पहले कभी डिस्कस नहीं की है, राइट। तो इसको प्लस करके फिर अटेम्प्ट करना। तो अभी हम बात करेंगे कि सेक्शनल कट ऑफ कितना जाता है। नहीं, वो तो हम बात करेंगे अभी सेक्शनल कट ऑफ कितना जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका इंपैक्ट बता रहा हूँ। अभी आपको जो 0.1 मार्क्स का नेगेटिव है मैं अभी इसका इंपैक्ट बता रहा हूँ, इसका समझा रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे और, ठीक है। इसका इंपैक्ट समझ में आ गया, तीनों सेक्शन पे जाएगा इसका इंपैक्ट, तो वो सेक्शनल ना रह जाए आपका, इसकी वजह से वो भी ध्यान रखना। कट ऑफ आप लोगों को पता ही है, कट ऑफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेल के लिए बीएम का जो कट ऑफ जाता है वो 93 जाता है ओवरऑल, और फीमेल का कट ऑफ 90 जाता है। बहुत बड़ा कट ऑफ नहीं है। वीएलआर डीएम क्यूए का सेक्शनल कट ऑफ ये आपके सामने है, तो कट ऑफ बहुत मेजर नहीं है, सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल भी। कम मार्क्स पे अच्छा स्कोर आ जाता है। ये है आपका 9.5 पे, वीएआर की बात करें तो 9.5 पे आपका 85 परसेंटाइल आ जाता है। तो पीछे देखो जरा, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीएलआर का कट ऑफ कितना है? मैक्सिमम से मैक्सिमम वीएलआर का कट ऑफ 80 है। अगर मैं सबको देखूं इन सबको, तो वीएलआर का कट ऑफ मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 है। तो आप मान के चलो
कि यार 80 जो परसेंटाइल का कट ऑफ है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 9 मार्क्स पे कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए वीएलआर। तो क्योंकि 9.5 पे आपके 85 बन रहे हैं, 9.5 पे लगभग आपके 85 परसेंटाइल बन जाते हैं, तो आप मान के चलो कि 9-10 मार्क्स आपके लिए सेफेस्ट साइड पे मैक्सिमम से मैक्सिमम उतने चाहिए होंगे वीएलआर, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। सिमिलरली सिमिलरली आप डीएम में देखो जरा, डीएम में कट ऑफ है लगभग 72 मैक्सिमम। तो अगर मैं 72 देखूं डीएम में, डीएम में मेरा रॉ स्कोर पे 9 पे ही 85 बन जाता है। 9 पे 85 बन जाता है, तो लगभग 72 अगर मेरे को चाहिए तो लगभग 7 नंबर के आसपास मेरा 72 परसेंटाइल बन जाना चाहिए। फिर भी सेफर साइड के लिए आप वही 7-8 लेके चलना, उससे ज्यादा की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो कट ऑफ अगर मेरा सेक्शन वाइज देखूं तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसमें आप मान के चलो वीआरसी में सेक्शनल कट ऑफ आपका 8-9 नंबर पे क्लियर हो जाता है। 9 नंबर लेके चलते हैं। डीएम में आपका कट ऑफ मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-8 पे क्लियर हो जाएगा। और क्वांट में थोड़ा सा ज्यादा जाता है, क्योंकि क्वांट में एक्यूरेसी है, क्वांट ज्यादा लोग ट्राई करते हैं, तो 10 प्लस के आसपास कट ऑफ जाता है क्वांट का। क्वांट में थोड़ा सा बढ़ा के रखना, राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो सेक्शनल वाइज बहुत बड़ा कट ऑफ नहीं है। और ओवरऑल जो हम बात कर रहे थे, ओवरऑल मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप देख रहे हो 93 हाईएस्ट है। तो 93 अगर हाईएस्ट है, तो 93 का ओवरऑल स्कोर देखो, 93 कितने पे आ जाता है, 31-32 पे 93 आ जाता है गाइस। 31-32 के आसपास आपका 93 आ जाएगा। 32 से 33 कैन बी और सेफर स्कोर। तो 32 से 33, लेकिन हम क्योंकि देखो टाइम 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ गए, टाइम 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ गए इस बार, ये लास्ट ईयर का है। तो इस बार मैं थोड़ा सा 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ सेफर साइड के लिए। तो आप इस बार 35 के आसपास सेव कर सकते हो अपने आप को। तो 35 अगर आपका ओवरऑल है, और वीएआरसी, क्योंकि डीएम में थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ गया है, वीएआरसी डीएम एंड क्यूए, तो आप 9+, 7+ और क्यूए में 10+, दैट शुड बी द इंडिविजुअल कट ऑफ फॉर ईच सेक्शन। इससे ज्यादा जनरली जाता नहीं। यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ गाइस? बात समझ में आ रही है? इतना इतना टारगेट रखना है और ये करना है। फिर मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आप क्या क्या ट्राई कर सकते हो। अभी हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे। अभी हम वो भी बात करेंगे अटेम्प्ट कैसे करना है। शिवम, विल टॉक अबाउट इट। इतना आपको आइडिया लग गया लगभग कि हमें हमारा टारगेट सेफर साइड के लिए लगभग इतना होना चाहिए, 9, 7, 10 एंड 35 शुड बी द ओवरऑल। ओके, मिनिमम इतने से, हाँ मतलब वो हम बात करेंगे कि आप पहले ये ट्राई कर सकते हो कि आप कट ऑफ क्लियर कर लें, फिर मैक्सिमाइज कर लें, ये सब अभी हम बात करेंगे। 20 आ रहा है, कम है श्रुत का, 20 कम है। 35 थोड़ा सा गर्ल्स के लिए एडवांटेज है, लेकिन 20 काफी कम है। अगर आप देखो फीमेल नॉन इंजीनियर के लिए अगर आप कट ऑफ देखो, तो लगभग आपकी ओवरऑल है लगभग सबसे कम 87 परसेंटाइल के आसपास। लेकिन 87 परसेंटाइल भी जो आएगी वो लगभग 27-28 के आसपास आएगी। 27-28 पे 89 आ जाती है। तो आप लगभग वही इस बार क्योंकि थोड़ा सा बढ़ेगा, तो आप वही कम से कम 28 तो करने ही पड़ेंगे आपको, अगर आपको फीमेल नॉन इंजीनियर हो तब भी। तो 28+ इस बार चांसेस हैं कॉल आने के फीमेल नॉन इंजीनियर। कॉलेजेस आपको पता है अच्छे अच्छे, बी स्कूल जो है, एक्सएलआरआई है, एक्सआईएम है, जो जो फॉर्म बचे गाइस उसके बेसिस पे अभी आप आफ्टर जेड भी फॉर्म भर सकते हो। कल पेपर दिया हो, उस पेपर के बाद आप फॉर्म भर सकते हो जेड के बाद भी। एक्सएलआरआई दिल्ली भी ठीक है। एक्सएलआरआई दिल्ली थोड़ा सा और कम। एक्सएलआरआई दिल्ली डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम पे। अभी इसका डेटा एज सच अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इससे कम। तो आपको टारगेट अभी दिल्ली नहीं करना है। अब ये भी सोच के जाओ कि हम टारगेट अपने दिमाग में एलबीएस तो लेके नहीं जा रहे होंगे ना यार। हम जब जेड देने जा रहे होंगे, हम कोई भी एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें एलबीएस से कॉल आ जाए, हमें दिल्ली से कॉल आ जाए तो चल जाएगा काम। हमारा टारगेट तो बेस्ट होता है ना यार, हम तो अपना बेस्ट देके आएंगे ना। नहीं आए उसके बाद बात अलग है, लेकिन हम तो जो टारगेट लेके जाते हैं वो तो हम जमशेदपुर ही लेके जाएंगे ना यार। हमारा टारगेट क्या होगा कि हम 35 अटेम्प्ट करेंगे। अब दिल्ली से कॉल आ रहा है तो हम ये थोड़ी ना दिमाग में लेके जाएंगे कि चल कम हो गए तो ठीक है, राइट? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो टारगेट तो योर शुड बी 75, एंड बाकी 3 सेक्शन में भी आपका टारगेट वही होना चाहिए, वीआरसी, डीएम और क्वांट में जितना बताया।
टारगेट तो आपको अच्छा ही करना है ना यार, कम पे आ जाए तो अच्छी बात है, राइट? बिल्कुल। नहीं, अब टारगेट तो लेके जाओगे ना, अब तुम आए तुम्हारा चाहे एनडीआईएम से, चाहे तुम्हारा आईएफएम भोपाल से भी ना आए, लेकिन टारगेट तो अच्छा ही करके जाओगे। अगर टारगेट ये लेके जाओगे तो इससे भी नहीं आएगा। सोच के देखो श्रुतिका, अगर टारगेट ही तुम आईएफएम भोपाल लेके जाओगे या एलबीएस लेके जाओगे, फिर तो तुम एमईटी चले जाओगे ना यार, या एलपीयू चले जाओगे, तो उतना तो टारगेट नहीं करना ना। टारगेट तो अच्छा करना है, नहीं है वो बात की बात है। एनडीएम से आया था, एनडीएम से तो बिना कॉल पे भी आ जाएगा। तो इनकी आप डेट चेक कर लेना एक बार, ये आप आफ्टर जेड भी भर सकते हो, ये अच्छे अच्छे कॉलेज हैं और इन पे आपको 25-26 पे भी कॉल आ जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलता हूँ वो, बढ़िया बढ़िया। तो मैं तो फिर से बोलूंगा कि आप माइंड सेट कुछ भी ना लेके जाओ। मैं तो ये बोलूंगा कि डू नॉट टारगेट एनीथिंग गाइस। टारगेट रखोगे तो दिमाग में ना बर्डन आ जाता है। तो आई आई वॉन्ट यू टू गो बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी टारगेट, विदाउट एनी टारगेट, ना अच्छा ना बुरा। क्योंकि ये तो उस दिन पे डिपेंड करेगा ना, पेपर पे डिपेंड करेगा ना। हम जो एक्सपेक्टेशन आपको दे रहे हैं, हम जो मार्क्स बता रहे हैं, वो किस बेसिस पे बता रहे हैं बताओ? हम जो मार्क्स बता रहे हैं वो तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बता रहे हैं। अब हो सकता है यार पेपर ज्यादा आसान आ जाए, पेपर इजी आ जाए, तो कट ऑफ तो फिर हाई चली जाएंगी ना, 40 चली जाएंगी। आप तो हमारा कॉलर पकड़ लोगे आगे, सर आपने तो कहा था 35 पे कॉल आ जाएगी, यहाँ पे तो 40 पे भी नहीं आ रही, है ना? तो हम ये तो जनरलाइज नहीं कर सकते ना यार। ये हम जो एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं, ये तो लास्ट ईयर के बेसिस पे बता रहे हैं, या जो पैटर्न के बेसिस पे बता रहे हैं। यू गेटिंग इट? तो ये तो आप ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करोगे ना। ये तो सब चीजें आप ऑन द स्पॉट डिसाइड करोगे कि पेपर कैसा है, इजी है, मुश्किल है, कट ऑफ ज्यादा जाएगा कम जाएगा, ये आपको पेपर को देख के समझ में आएगा, राइट? टफ आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, टफ आएगा तो कम भी जा सकती है इससे। हो सकता है आपका 30 पे ही कॉल आ जाए एक्सेल से। तो आप वो दिमाग में लेके जाओ ही मत, विदाउट एनी टारगेट जाओ, गो विद द फ्री माइंडसेट, कोई बटन मत रखो। हाँ, कोई भी इजी नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेल ने टाइम बढ़ाया है थोड़ा सा, और तो पेपर अच्छा ही आएगा। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपको कल ध्यान रखना है गाइस, ये सुन लो, ये सुन लो, इधर आ जाओ। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुन लो ध्यान से, फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब तुम एक मिनट सुन लो इसको, बातें नहीं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर टुमारोज एग्जाम गाइस, इन जेट, खासकर इन डीएम। पहली बात तो, अगर हम डीएम सेक्शन की बात करें, डीएम सेक्शन में अगर मान लो बाई चांस डीएम आ जाता है डीआई बेस्ड, मैथमेटिकल बेस्ड, एलआर बेस्ड, इग्नोर इट। मतलब डू नॉट इवन अटेम्प्ट इट, क्योंकि तुम्हारा काफी टाइम ले जाएगा। डीआई बेस्ड, मैथ्स बेस्ड, एलआर बेस्ड अगर डीएम आ गया, लीव इट विदाउट इवन लुकिंग एट दैट। क्योंकि ये पिछला अगर हम एक्सपीरियंस देखें तो ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और इनके सही होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो इनको आप नहीं देखोगे। ये पहला रूल डीएम का, कि भैया डीआई बेस्ड, मैथ्स बेस्ड, एलआर बेस्ड अगर ऐसा कोई सेट आ रहा है तो हम नहीं करेंगे, हम छोड़ के आगे निकल जाएंगे, देखेंगे भी नहीं, राइट? यू नीड नॉट टू अटेम्प्ट इट। डीएम में अगर हम देखें तो कैन आई जनरलाइज इट कि आपको एक सेट करने में आई थिंक 10 मिनट लग रहे होंगे गाइस। कैन आई से आपको डीएम करने में 10 मिनट लग रहे होंगे विद क्वेश्चन पढ़ने और 3 क्वेश्चन करने में? इससे ज्यादा तो नहीं लग रहे होंगे? रीडिंग एंड 3 क्वेश्चन, या इससे ज्यादा ले रहे हो टाइम? रीडिंग प्लस क्वेश्चन, कैन आई से कैन वी फिनिश वन सेट इन 10 मिनट्स? जनरलाइज कर सकते हैं थोड़ा सा, 10 मिनट ऑन एन एवरेज लेके पकड़ के चल सकते हो पढ़ने में और 3 क्वेश्चन को आंसर करने में, समझ के करने में। आई थिंक इफ यू आर टेकिंग 10 मिनट्स टाइम मैक्सिमम, तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैक्सिमम अच्छा टाइम है, क्योंकि उसमें आपके गलती होने के चांसेस देखो ज्यादा होते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेना है, टाइम जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम है जेट में, टाइम लेके करो। लेकिन कोशिश करो कि डीप जाके डीप थिंकिंग करो, जो क्वेश्चन में दिया है उसका आंसर कर पाओ, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूं तो मैं डीएम के अंदर। तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। जल्दबाजी में आंसर करोगे तो चांसेस सही होने के कम होंगे, रादर अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करके आंसर करोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। आप कम सेट करो बट टाइम लेके करो। अगर आप 10 मिनट लगा के करोगे तो चांसेस शायद ज्यादा बढ़ जाएंगे, रादर आप 5 मिनट में करके निकल लो।
अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप 15 ही क्वेश्चन करो ना यार। आप 5 सेट करो, किसने बोला आप सातों सेट करो? 5 सेट करो, 50 मिनट लगाओ। लेकिन आपका ये होना चाहिए कि हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो यार हमारी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। 70-80% भी अगर आपकी एक्यूरेसी आ गई तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड एक्यूरेसी। अगर आप जल्दबाजी में करोगे ना, अगर आप बोलोगे यार मैं तो सातों सेट कर दूंगा 50 मिनट में, या 1 घंटे में मेरे को सातों सेट करने हैं, इसमें आपकी एक्यूरेसी हो सकता है यार 50-60% ही रह जाए, क्योंकि आप जल्दबाजी में आंसर करके मार्क कर रहे हो, बिना पढ़े आंसर मार्क कर रहे हो। तो मैं एक सजेशन दूंगा आपको डीएम के अंदर कि आपको डीएम में थोड़ा सा टाइम लगाना है। टाइम लगा के करो, समझ के करो, क्वेश्चन में जो दे रखा है क्या पूछा गया है उसको देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट यूज द एलिमिनेशन मेथड, जो मैं आपको बार बार जब मैंने डीएम कराया तो मैं आपको समझा रहा हूं कि एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। मतलब हो जाते हैं यार इतने, अगर ढंग से करोगे तो हो जाते हैं। अगर आप एक्यूरेसी के साथ करोगे, समझ के करोगे तो इतने हो जाते हैं। अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो चांसेस फिर कम ही है, राइट? एलिमिनेशन यूज करो, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, लास्ट लाइन के क्या बोल रहा है, ऑर्डर अगर है तो डिसेंडिंग है, असेंडिंग है, क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करो। और पहले जैसे मैंने आपको डीएम कराया है, फर्स्ट सॉल्व इट विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शन चॉइसेस। फर्स्ट सॉल्व इट विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शन चॉइसेस, ये आपको हेल्प करेगा एलिमिनेट करने में और जल्दी, या चूज करने में विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शन चॉइसेस। थोड़ा सा सोचा करो सेट के बारे में क्वेश्चन देखने से पहले। आई थिंक ये हेल्प करता है। हमने कई बार नोटिस किया कि जब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शन चॉइसेस, तो आई थिंक ये हेल्प करती है वाली चीज। तो पहले ऑप्शन पे जंप मत करो, फिर हम 22 हो जाते हैं ऑप्शन को लेके, फिर हम 2 या 3 में अटक जाते हैं। तो पहले आप अपना सॉल्व करो, फिर ऑप्शन चॉइसेस देखो कि कौन सा हमें बेटर लग रहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें गाइस, अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो। अटेम्प्ट कम से कम 5 सेट तो करने ही करने हैं गाइस, एटलीस्ट 5 सेट। मैं तो बोलूंगा 5 to 7 सेट अगर आप सारे भी कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अटेम्प्ट आपके इस रेंज में होने चाहिए। आप इससे कम में काम नहीं चलेगा आपका, आपको कम से कम 5 सेट तो करनी पड़ेंगे गाइस। तो आपका जो टाइम है डीएम के अंदर वो आप 50 to 60 मिनट लगा सकते हो आराम से। 50 to 60 मिनट आप डीएम को दे सकते हो अगर हम डीएम सेक्शन की बात कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज माय सजेशन फॉर यू गाइस कि इस तरह का डीएम का सेट आता है तो आप छोड़ सकते हो। टाइम देके फिर करना। 10 मिनट आई थिंक सही है टाइम। 10 मिनट एक सेट को दोगे तो आई थिंक चांसेस अच्छे होंगे। पढ़ना ढंग से है, तो क्वेश्चन का आंसर भी उसी तरह से करना। 1 घंटा दे सकते हो आप आराम से, क्योंकि स्कोरिंग सेक्शन है, बुरा तो नहीं है। कर तो सब लोग पाएंगे, एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा, कर तो सभी पाएंगे। स्ट्रेटजीज जैसे अगर हम बात करते हैं गाइस, कई सारी स्ट्रेटजी आज मैंने बनाई आप लोगों के लिए। जैसे देखो, पहली स्ट्रेटजी देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी, हमारे पास दो चीजें हैं। हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है सेक्शनल कट ऑफ, एक है हमें ओवरऑल भी मैक्सिमाइज करना है। अब अभी आ रहा हूं, सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल। तो मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं, फिर आप चूज करना आप क्या कर रहे हो। पहली स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई थी वो थी कि आई विल स्पेंड 40 मिनट ऑफ ईच सेक्शन। आई विल स्पेंड 40 मिनट ऑन वर्बल, 40 मिनट ऑन क्वांट, 40 मिनट ऑन डीएम। मैं 40-40 मिनट लगा रहा हूं, एंड आई ट्राई टू क्लियर द कट ऑफ ईच सेक्शन इन 40 मिनट गाइस। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी 40 मिनट के अंदर अंदर कट ऑफ क्लियर हो जाए हर सेक्शन की। इससे मेरा दूसरा फायदा ये होगा कि आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द 3 सेक्शन। मैंने अगर 40-40 मिनट पहले लगा दिए, 120 मिनट लगा दिए, मैंने तीनों सेक्शन देख लिए हैं। आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द 3 सेक्शन कि कौन सा सेक्शन आसान है, कौन सा मुश्किल है। मेरे पास अभी भी 50 मिनट बचे हैं। आई स्टिल लेफ्ट विथ 50 मिनट्स, 50 नहीं, इवन 55 मिनट नाउ। 175 मिनट का पेपर है, मैंने अगर 120 मिनट लगा दिए, 40-40-40 मिनट लगा दिए, मेरे पास लगभग 1 घंटा अभी भी बचा है। उस 1 घंटे को मैं अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज कर सकता हूं, या जो सेक्शन मुझे लग रहा है इजी है मैं उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज कर सकता हूं। हो सकता है मैं ये 25 मिनट एक को दे दूं और 30 मिनट एक को दे दूं, 35 मिनट एक को दे दूं, 20 मिनट एक को दे दूं। यू कैन यूटिलाइज दिस 55 मिनट इन 2 सेक्शन या 3 सेक्शन, जिसमें भी आपको लग रहा है मैक्सिमाइज कर सकते हो ओवरऑल। दिस कुड बी योर वन ऑफ द स्ट्रेटजी। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अपना सोचो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, राइट? दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी, नॉट बैड स्ट्रेटजी। तो आप
तीनों सेक्शन, इसमें होता क्या है, जब हम एक सेक्शन से शुरू करते हैं ना, होता क्या है कि जब हम एक सेक्शन से शुरू करते हैं और वी ट्राई टू कंप्लीट दैट सेक्शन, अगर हमने मान लो क्वांट से शुरू किया, फिर हम डीएम पे आए, सेकंड सेक्शन पे आए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम ना बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं इन दोनों सेक्शन को, और थर्ड सेक्शन के लिए फिर हमारे पास टाइम कम बच जाता है। और ये भी सोचो कि हो सकता था थर्ड सेक्शन जो हमने छोड़ दिया, जिसको हमने अभी तक देखा ही नहीं, दैट कैन बी द इजीएस्ट सेक्शन अमंग ऑल ना, दैट कुड बी द इजीएस्ट सेक्शन, और उसके पास आपके पास टाइम ही नहीं बचा, 40 मिनट ही बचे या 45 मिनट ही बचे। जबकि हो सकता था इस पे अगर आपने 1 घंटा लगाया होता तो इस पे आप ज्यादा स्कोर कर सकते थे, आप यहीं पे अटके रह गए, ये मुश्किल सेक्शन थे। आई यू गेटिंग इट जो मैं समझा रहा हूं आपको? फिर आपके पास चॉइस नहीं है ना, अगर आप मान लो यहाँ पे 70-75 मिनट लगा देते हो और यहाँ पर भी 60-70 मिनट लगा देते हो, फिर आपके पास वापस टाइम आएगा नहीं इस सेक्शन पे आने का। अगर आप बोलते हो कि मैं पहले एक सेक्शन पूरा कर लूं, फिर दूसरा सेक्शन पूरा कर लूं, फिर तीसरा सेक्शन, ये बचा, हो सकता है ये असली आसान सेक्शन था और इस पे आपने टाइम ही नहीं दिया, 30 मिनट ही बचे आपके पास, वो टाइम निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता। जो हम माइंडसेट लेके जाते हैं ना कि हम इतना टाइम देंगे, दैट टाइम गोज लाइक एनीथिंग, पता ही नहीं चलता कि 70 मिनट कब हो गए, आप लगे रह जाओगे इस पे। तो एक स्ट्रेटजी ये है, एक दूसरी स्ट्रेटजी ये है, बट ये आपको थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है, एक और स्ट्रेटजी हो सकती है, एक थर्ड स्ट्रेटजी भी मैंने सोची थी। मैंने थर्ड स्ट्रेटजी सोची थी कि मैं 12-12 क्वेश्चन करूंगा तीनों सेक्शन के, ध्यान से सुनना, तीनों में अंतर समझना। मैं इसके भी 12 क्वेश्चन करूंगा, इसके भी 12 क्वेश्चन करूंगा, और इसके भी 12 क्वेश्चन करूंगा, तीनों सेक्शन के। आई विल स्पेंड 12 क्वेश्चन, हो सकता है ये वाले मैं 30 मिनट में कर लूं, हो सकता है मेरे को 50 मिनट लग जाए इस सेक्शन में, क्वांट मुश्किल आ रहा है तो मैं हो सकता है 50 मिनट में कर पाऊं, हो सकता है ये मैं 40 मिनट में कर लूं। लेकिन मेरे को आइडिया तो लग गया ना यार कि ये मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, अब पहले तो हमने टाइम को डिवर्ट किया, यहां पे मैं क्वेश्चन फिक्स कर रहा हूं। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? आर यू गेटिंग द डिफरेंस इन दीज टू? तो यहां पे मैं टाइम फिक्स कर रहा हूं, यहां पे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन माइट टेक डिफरेंट टाइम, हो सकता है 1 घंटा लग जाए इसको करने में, हो सकता है 12 क्वेश्चन करने में मुझे 1 घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई गेट टू नो ना कि ये सेक्शन मुश्किल है, इसमें मेरे को ज्यादा टाइम लगा, मेरे को जिसमें कम टाइम लगा, आई कैन मैक्सिमाइज माई स्कोर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो 30, 40, 70, 70 और 60, 130 मिनट आपने निकाल दिया मान लो, तब भी आपके पास 45 मिनट बचे हैं आपके पास। बेसिकली इसमें फायदा ये होता है कि आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, यू कैन मैक्सिमाइज योर सेक्शन, कि किस सेक्शन में क्वेश्चन आसान है, आई कैन मैक्सिमाइज माई ओवरऑल स्कोर। इसमें आपके पास दिक्कत है कि आप मैक्सिमाइज, मतलब आप एक ही सेक्शन पे अटके हुए, इसमें आपके पास वापस आने का मौका नहीं है कि आप वापस आके क्वांट देख लो या डीएम देख लो। दैट इज अ थिंग, आपको यहाँ पे तीनों सेक्शन का आइडिया मिल गया, उसके बाद आप मैक्सिमाइज कर सकते हो ओवरऑल किसी भी सेक्शन से। अगर आपको लग रहा है डीआई मैंने छोड़ा है वो आसान है, करके आता हूं, तो आप बाद में जाके डीआई कराओ एक जाके। कट ऑफ मैंने अभी बताया था आपको, कट ऑफ निकालने के लिए डिपेंड करेगा आपकी एक्यूरेसी कितनी, मैंने तीनों सेक्शन की आपको अभी कट ऑफ बताई थी, वीआरसी की, डीएम की और क्वांट की, तीनों की कट ऑफ आपके दिमाग में होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मेरा एक्यूरेसी कितनी जाती है। तो यहाँ पे 9+, यहाँ पे 7+, यहाँ पे 10+, दैट शुड बी द सेक्शनल कट ऑफ। अब आप खुद देखो कि मुझे अटेम्प्ट कितने करने पड़ेंगे टू क्लियर द कट ऑफ ऑफ ईच सेक्शन, राइट, दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी। तो यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो कि यार 12 में इतने कर दो ताकि आपकी एक्यूरेसी निकल जाए, मतलब आपकी कट ऑफ निकल जाए। हाँ तो 70 है ना आपकी एक्यूरेसी, या 60, आप 60 लेके चलो। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 60 है, यानी कि आपको 9 क्वेश्चन अगर सही करने हैं, तो टोटल का 60% आपके 9 है, यानी कि आपको 15 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 15 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब आपकी एक्यूरेसी हो सकता है 9 पे जाके आए। आर यू गेटिंग इट? तो वो आप निकाल लेना कि जितनी भी आपकी एक्यूरेसी है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन जो आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगा। आप डीएम से शुरू कर सकते हो। काफी लोग पूछते हैं मेरे को स्टार्ट किससे करना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको स्टार्ट उससे करना चाहिए जिसमें आपको लग रहा है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अगर आपने शुरू के 15-20 मिनट अच्छे कर दिए तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जो काफी लोगों ने आके बोला था कि सर वीआरसी नहीं हुआ इसलिए हमने खराब कर दिया क्वांट, या एलआरडीआई की वजह से हमने क्वांट खराब कर दिया, मैं सबसे पहले यही बोल रहा था कि बेटा जेट आ रहा है, जेट में आपके पास मौका है कि आप क्वांट शुरू कर लो। किसने बोला? अगर आपको लग रहा है हमारा क्वांट बहुत अच्छा है, हम क्वांट में फोड़ देंगे, यू कैन स्टार्ट विद क्वांट, देन यू कैन मूव टू अदर टू सेक्शंस।
तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वहां से आप शुरू कर सकते हो. देन यू कैन मूव टू ईदर डीएम, क्योंकि मैं डीएम लास्ट के लिए तो नहीं छोड़ना चाहता. आई डू नॉट वांट टू लीव डीएम फॉर द लास्ट. तो डीएम क्योंकि लास्ट में थोड़ा दिमाग चाहिए होगा इसके लिए, सोचने के लिए, तो डीएम आई डू नॉट वांट टू लीव इट फॉर द एंड. ईदर आई विल स्टार्ट विद डीएम और ईदर आई विल स्टार्ट विद क्वांट. अगर मेरे से पूछोगे तो आप इन दोनों में चूज कर सकते हो. वीआरसी यू कैन लीव इट फॉर द एंड, या जिनका वीआरसी अच्छा है दे कैन स्टार्ट विद वीआरसी एज वेल, नॉट फिक्स्ड फॉर एवरीवन. लाइक मैंने जैसे कि 70% है. अरे भैया खुद लगा लो ना, अब तुम्हारा तो 70% है, फिर तुम्हें 18 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. ब्रजेश, नहीं आया तेरे को समझ में? आपको अगर अपना पता है कि मेरा 50% है या मेरा 40% है, तो आपको 9 अगर मार्क्स लाने हैं, प्लस करने हैं, तो आपको इसका डबल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे लगभग, तब जाके 9 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. खुद कैलकुलेट कर सकते हो ना ये. तो ये क्लियर है गाइस सबको बात? ये आप समझ में आ रही है कि हम जो एक एक फिक्स माइंडसेट से जा रहे हैं, उससे ना जाके हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी ट्राई कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज, टू क्लियर द सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल भी मैक्सिमाइज करना है आपको. दोनों चीजें ध्यान रखनी है. लास्ट स्लाइड में कॉलेज दिखाए थे, उन सब कॉलेज का एक हो रहा रजिस्ट्रेशन. मतलब एक हो रहा रजिस्ट्रेशन क्या बोलना चाह रहे हो? तक हो रहा, अभी तक हो रहा है रजिस्ट्रेशन. हाँ तो क्या हो गया, जेड के थ्रू तो बाद में खुलते हैं ना वो कॉलेज. ये जो कॉलेज हैं वो कैट और जेड दोनों से लेते हैं ना अपना स्कोर. तो इसमें से आपको डेट चेक करनी पड़ेगी कि डेट कौन कौन सी अवेलेबल है. आई एम नॉट श्योर कि डेट किस किस की या सबकी अवेलेबल है. दैट यू हैव टू चेक ऑन देयर पर्टिकुलर वेबसाइट. हाँ काफी ओपन है, जो नहीं है आप उनको छोड़ सकते हो. और अगर अभी आपकी जेड के बाद भी डेट है तो आप पेपर दिया उसके बाद भर देना. केजे की है, आईएमटी खुलेगा, अब नहीं खुलेगा. आईएमटी खुल के बंद हो गया शायद. आईएमटी खुला था फिर बंद हो गया. आईएमटी दोबारा ओपन हुआ था, तो आईएमटी आई डो नॉट थिंक अब दोबारा ओपन होगा. एक्सलाई दिल्ली की कट ऑफ क्या होती है, जैसे मैंने बोला सौरभ, आईएफटी दिल्ली की कट ऑफ का एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है. आईएफटी दिल्ली की कट ऑफ डेफिनेटली इज गोइंग टू बी लेस देन एक्सलाई जमशेदपुर. तो अगर एक्सलाई जमशेदपुर की आपकी 87 परसेंटाइल गर्ल्स के लिए आ रही है तो आप 80 मान के चलो. ये दिमाग में लेके मत जाओ, लेकिन मैंने बोला विदाउट एनी टारगेट लेके जाओ, कट ऑफ के बिना जाओ पेपर देने. ये सब मत सोचो, कॉल आएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं. आईएमटी ये फॉर्म की डेट आप चेक कर लेना. आईएमटी की डेट आप चेक कर लेना. आईएमटी की डेट नहीं है. आईएमटी चल रहा है आज तक, आज देखा, तो वो डेट आप चेक कर लेना. आईएमटी का डेट वेट का मेरे को आइडिया नहीं. पॉइंट समझ में आ गया आपको? क्वांट में गाइज डीआई, जैसे मैंने बोला था, क्वांट के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्वांट के अंदर आप डीआई 2 सेट जनरली मैं बोल रहा हूं, 2 सेट आप डीआई के उठा के कर सकते हो, प्लस 10 क्वेश्चन आप क्वांट के कर सकते हो. रुकना नहीं है. सिलेक्शन इज द की, बार बार समझा रहा हूं. मुश्किल क्वेश्चन आएंगे रास्ते में, लेकिन सिलेक्शन इज द की. अगर आपको सिलेक्शन करना आ गया, डेफिनेटली यू कैन डू मोर अटेम्प्ट. तो 16-17 क्वेश्चन आएंगे क्वांट के. उसमें से जैसे मैंने बोला था कि 3-4 काफी मुश्किल होंगे, विच आर मेंट टू बी लेफ्ट, नहीं करने उनको. 3-4 मॉडरेट होंगे, और जो बाकी के 8 से 10 क्वेश्चन होंगे वो डेफिनेटली डुएबल होंगे. इजी नहीं होंगे लेकिन डुएबल होंगे टाइम लिमिट में. तो आपको बस उनको ढूंढना है. कल काफी, हाँ जी हाँ जी. सर डिसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले में कंफ्यूजन हो जाती है. डिसेंडिंग ऑर्डर मींस 5 4 3 2 1. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो प्रेफरेंस है बेसिकली वो आपको प्रायोरिटी पे रखनी है, और जो लीस्ट है उसको आप लास्ट में रखोगे. मोस्ट जो प्रायोरिटी है उसको फर्स्ट पे रखना है, लीस्ट को लास्ट में रखना है, लीस्ट प्रायोरिटी. और अगर असेंडिंग होता है तो उल्टा होता है, उसमें आप कम से ज्यादा की तरफ जाते हो. लीस्ट प्रायोरिटी शुरू में और मोस्ट प्रायर लास्ट में. असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ उल्टा. और ये है डिसेंडिंग, मोस्ट प्रायर लीस्ट प्रायर. गॉट इट? ओके, सो दीज आर द नेक्स्ट सेक्शन गाइज. ऐसे राइटिंग, जीके मैंने आपको बताई दिया, जीके सारे करने हैं, जीके छोड़ने नहीं है, जीके अटेम्प्ट करने हैं सारे के सारे. ऐसे के टॉपिक मैंने लिखे हैं आपको, क्या क्या आप देख सकते हो एक बार जल्दी से. अभी रात का टाइम है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लग रहा है इनमें से कुछ आ सकता है. डिजिटल एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन. जो हमें कोरोना ने डिजिटल एजुकेशन से पढ़ना सिखाया, ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ना सिखाया, उससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि क्लासेस इतनी सारी ऑनलाइन हो सकती हैं.
तो ये डिजिटल एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन, ये आप हॉट टॉपिक है, पढ़ के जाना। रशिया यूक्रेन वॉर पे टॉपिक आ सकता है बिल्कुल। कोविड पेंडेमिक हैज डीरेल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कोविड पेंडेमिक पे भी सेट आ सकता है, ऐसे आ सकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज मोर रिलेवेंट नाउ इन इंडिया। नाउ दिस इज अ जनरल टॉपिक, जैसे मैंने बोला था कि कुछ तीन ऐसे अगर आ रहे हैं तो कुछ नॉलेज बेस्ड सेट होंगे, कुछ नॉलेज बेस्ड ऐसे होंगे, कुछ जनरल ऐसे होंगे। तो आप पिक करना जनरल ऐसे, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है उस टॉपिक की और आप सिर्फ लिखना शुरू कर दिया आपने विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, तो फायदा नहीं है। आप जनरल टॉपिक पिक करना, और यहाँ पे अगर आप कोटेशन वगैरह डाल सकते हो किसी की, अगर आपको कोटेशन आती है, एग्जाम्पल अगर आप डाल सकते हो, तो आपका ऐसे डेफिनेटली विल बी कंसिडर एज अ वेरी गुड ऐसे। तो कोटेशन और एग्जाम्पल हमेशा हेल्प करेंगे किसी भी ऐसे को अच्छा बनाने में, राइट। और इसके तीन पार्ट बताए थे मैंने, एक इंट्रो लिखना है, एक आपका होना चाहिए बॉडी स्ट्रक्चर, बीच वाला जो होता है बॉडी जिसको हम बोलते हैं। जिन्होंने मेरा जेड का ऐसे वाला वीडियो नहीं देखा वो देख लेना। और एक होता है कंक्लूजन। इस तरह से लिखना, तीन तीन पार्ट में लिखना, ये नहीं कि लिखते चले गए, एक शुरू किया और बस लिखते चले गए, एक पैरा में नहीं लिखना है, तीन पार्ट में ब्रेक करके लिखना। थोड़ा सा इंट्रो, फिर बॉडी स्ट्रक्चर, फिर कंक्लूजन। दैट शुड बी द वे ऑफ राइटिंग। 300 मैक्सिमम में वर्ड काउंट नहीं करना है, कोई नहीं काउंट करेगा तुम्हारे वर्ड। वर्ड काउंट से घबराना नहीं है, जितना लिख पाओ अच्छा लिख पाओ, कम लिखो बट अच्छा लिखो, टू द पॉइंट लिखो। टू द पॉइंट इज द की। मतलब ये नहीं कि बस लिखना शुरू किया और लिखते गए कुछ भी, लिखना शुरू किया और लिखते गए कुछ भी, ठीक है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी आया और तुम बस शुरू हो गए लिखना, मोर रिलेवेंट नाउ इन इंडिया, और तुम लगे पड़े हो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। तो टू द पॉइंट लिखना है बिल्कुल। Unless agriculture is practiced as business, it will not improve the face of rural India. Blues of demonetization still haunt the economic growth. Demonetization पे आ सकता है। Is India becoming unicorn? Unicorn समझते हो ना? यूनिकॉर्न होती है जिसकी वर्थ $1 बिलियन होती है, 7,000 करोड़ रुपए लगभग। तो इंडिया ने बहुत सारी यूनिकॉर्न प्रोड्यूस किए हैं, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यूनिकॉर्न बढ़ती जा रही है। इंडिया इसी साल शायद 123 यूनिकॉर्न अभी तक हो चुके हैं, ये लास्ट ईयर की बात है। यूनिकॉर्न इंडिया ने लगभग बहुत सारे दिए। तो यूनिकॉर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए, हॉट टॉपिक है ये सब। पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगेन इट्स इन डिमांड गाइज। यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड कई स्टेट ने लागू कर दिया इंडिया में। गुजरात ने अभी अपने उसमें दिया था यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है, और एक स्टेट ऑलरेडी इसको चला चुका है, आई थिंक उत्तराखंड या हिमाचल में से कोई ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। इसके बारे में एक बार पढ़ लेना, अगेन हॉट टॉपिक है, कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। द चैलेंजेस ऑफ ए टू फ्रंट वार, इंडिया चाइना पाकिस्तान, ये तो हमेशा रहेगा ही हॉट टॉपिक। तो ये जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए, इट इज वेरी सेलेक्टिव टॉपिक गाइज, वेरी हॉट टॉपिक। आप मेरे इसको यूट्यूब का वीडियो है मेरा, उसमें देख लेना। और मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर आप ध्यान रखोगे उनको, तो आई थिंक आप अच्छा करके आओगे। ब्लूज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, वही डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, जो उसके इम्पैक्ट थे, ब्लूज ऑफ डीमोनेटाइजेशन का मतलब है जो उसके इम्पैक्ट थे वो आज भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये क्लियर है गाइस। ये सारे पॉइंट जो मैंने दिए आई थिंक सारे अच्छे टॉपिक हैं, और इन पे आप थोड़ा थोड़ा सोच के लिख सकते हो आराम से। इसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। ये बिल्कुल हॉट टॉपिक है, रीसेंट टॉपिक है, आ सकता है इस पर किसी में भी ऐसे लिखने को। बस अच्छे से लिखना है जो मैंने बताया। बहुत ज्यादा कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप बिल्कुल बहुत अच्छी फ्लारी लैंग्वेज लिखो या बहुत अच्छी लिखो, लेकिन पॉइंट अच्छे लिखने हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो डिपेंड करेगा ऐसे क्या पूछ रहा है आपसे, ऐसे क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। स्ट्रेटजी समझ में आ गई हमें, की पॉइंट समझ में आ गए, क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना है। कॉलेज मैंने बता दिए, कट ऑफ मैंने आपको बता दी, और एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। टिप्स 2 हो गया। हाउ अबाउट ट्रिक्स, व्हाट इज ट्रिक्स? ट्रिक्स यार कुछ नहीं है, मतलब ट्रिक्स तो वाली है कि अगर आपको अटेम्प्ट आपके कम है, अगर आपके अटेम्प्ट कम है जो जैसे मैंने बताया था, तो आप ये कर सकते हो कि आपको अगर अटेम्प्ट थोड़े से बढ़ाने हैं, इंक्रीज करने हैं, अदरवाइज आई जनरली डू नॉट सजेस्ट इट। आप पहले तो कोशिश करो कि जितने आपके एक्चुअल अटेम्प्ट हैं वही आपको
बढ़िया से करके आओगे तो इसमें किसी उसकी जरूरत ही नहीं है, तुक्के मारने की, फ्लूक मारने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्चुअल जितने सही कर पा रहे हो पहले उतने करना। टारगेट शुड बी अराउंड 40 अटेम्प्ट्स। ओवरऑल आपके 40 अटेम्प्ट जेन्युइन अटेम्प्ट होने चाहिए गाइस, अराउंड। नहीं, जीके के लिए तो मार सकते हो ना, जीके के लिए तो आपको छोड़ना ही नहीं, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ जीके के लिए तो तुक्के मारने हैं। लेकिन यहां पर भी अगर आप फ्लूक मारना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल रैंडम गैस या रैंडम फ्लूक नहीं मारना है, नॉट रैंडम। जिसमें आप कंफ्यूज हो दो तीन क्वेश्चन में, दो तीन ऑप्शन में, उसमें आप चूज कर सकते हो, उसमें आप मार सकते हो। इट शुड नॉट बी रैंडम के चल भैया अक्कड़ बक्कड़ मार दिया, ऐसे नहीं। तो जो दो तीन ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो उसमें से आप एक फ्लूक मार सकते हो, वो करके आना, वो मत छोड़ के आना। जैसे मान लो आपने 40 अटेम्प्ट किए हैं, ध्यान से सुनो एक और चीज, और आपको ऐसे 7-8 क्वेश्चन लग रहे हैं कि यार इसमें मैं दो तीन क्वेश्चन, दो तीन ऑप्शन में कंफ्यूज हूं। अगर आप दो तीन ऑप्शन में रुके हुए तो आई सजेस्ट कि मार्क इट, डू नॉट लीव इट। आई स्टिल सजेस्ट मार्क इट। जो आपको लग रहा है, दिल से आवाज आ रही है, उसको मार्क करो उन दो तीन ऑप्शन में से, लेकिन रैंडम नहीं करने। आई नॉट सजेस्ट कि आप छोड़ के आओ, करो अटेम्प्ट। 10 क्वेश्चन तक आप मतलब दो तीन क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा तुक्के मारो। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आप फ्लूक मार सकते हो, लेकिन फ्लूक भी ऐसे नहीं होने चाहिए, फ्लूक होने चाहिए जिनमें आप दो तीन ऑप्शन में अटके हो, वो वाले। रैंडम गैस नहीं मारने। पॉइंट क्लियर है मेरे सारे? तो गाइज ये एग्जाम जेड का, मैं अगेन आई एम वेरी होपफुल कि आप बढ़िया से करके आओगे, अच्छे से करके आना, रुकना नहीं है। और जो भी सिखाया है, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी आपने मेहनत की है, उसको पूरा यूटिलाइज करना है ढंग से, ठीक है? तो हाँ, और कल फिर इसका सेशन रखा है मैंने 6:30 पे अपने यूट्यूब चैनल पे गाइस, तो आप वो अटेंड कर सकते हो। एनालिसिस करेंगे इसका, कट ऑफ कितनी जा सकती है पेपर के बाद। दिस इज ऑन माय यूट्यूब चैनल, अगेन लोकेश अग्रवाल आप सर्च कर सकते हो। 6:30, 5:30 पे एग्जाम ओवर होगा, 6:30 पे वी विल मीट ऑन यूट्यूब ऑन माय चैनल, ठीक है? चलो फिर, गुड नाइट, गुड लक, बढ़िया से करना है गाइज, बेस्ट देना है, एंड बताना पेपर के बाद कैसा हुआ। और जो लोग नहीं जानते मेरे को, मेरा नाम लोकेश अग्रवाल है गाइज, तो आप मेरे को सजेस्ट फॉलो कर सकते हो। लोकेश अग्रवाल के नाम से आप यूट्यूब और अन अकेडमी पे आप मेरे को सर्च कर सकते हो। माय क्वेश्चन, कैन वी गो गिव ए पर्सनल एग्जाम्पल? हाँ बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन रिलेवेंट होना चाहिए गुरप्रीत। इट शुड बी रिलेवेंट, शुड नॉट बी इररिलेवेंट, इट शुड बी रिलेवेंट। डन? चलो फिर, ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, मिलते हैं फिर आपसे कल। बाय।